इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना से जहां पीएफआई मॉड्यूल और साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के निशाने पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा थी। अतर के फोन में नुपुर शर्मा के मोबाइल नंबर और ठिकाने की जानकारी भी थी। सूत्रों से पता चला है कि नुपुर शर्मा के घर की बाकायदा रेकी की गई थी। ये भी पता चला है कि बिहार बीजेपी के 8 नेता भी आतंकियों के निशाने पर थे। जानकारी मिली है कि उदयपुर और अमरावती जैसी वारदात को ये आतंकी अंजाम देने की फिराक में थे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। रजनीश सिन्हा न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा, बताइए पूरी डिटेल क्या है? देखिए ज्योति, वाकई ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है कि किस तरीके से अभी तक जो खबर आ रही थी वो तो ये हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से अतर परवेज से पूछताछ के दौरान उसके मोबाइल से नुपुर शर्मा का रेसिडेंशियल एड्रेस जो दिल्ली का है वो निकला और पता चला कि देश भर के तमाम जो इनके विंग हैं वहाँ पर इसे सर्कुलेट किया गया था और कहा गया था कि इस एड्रेस पर सभी लोगों को इकट्ठा होना है, यानी इस एड्रेस पर किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देना चाहते थे। और वे बताया, जब उसे पूछा गया अतर परवेज से कि आपके मोबाइल में नुपुर शर्मा का एड्रेस क्यों है, तो उसने बस यही कहा कि ये सर्कुलेट किया गया था पूरे ग्रुप में और हम लोगों को इकट्ठा होने को कहा गया था। दूसरी तरफ अब पुलिस मुख्यालय से ये जानकारी आ रही है कि आईबी ने अलर्ट किया है कि बिहार के कई बीजेपी के नेता हैं जो इस वक्त आतंकियों के रडार पर हैं। देश के कई नेताओं का नाम था, जिसमें बिहार के भी कई प्रमुख नेताओं का नाम है। नाम इन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया है सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये लगातार इनके निशाने पर रहे हैं और पहले भी इनके लोगों की जो लिस्ट आई थी उसमें इन लोगों का नाम था। तो बिहार में प्रवक्ता हों, मंत्री हों या जो फायर ब्रांड जो नेता कहे जाते हैं बीजेपी के, उनके नाम इसमें हैं। नाम अभी मुख्यालय की ओर से डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन हाँ, तमाम जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। अभी मेरी बात हुई थी, हमने कुछ लोगों से बातचीत की जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। उनका कहना था कि हम चूंकि राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं, हम देश हित में काम करते हैं, इसलिए हमें निशाने पर रखा जाता है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए हम कुछ भी करेंगे, जिनको जो कुछ करना है करें, लेकिन ऐसे लोगों का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ही ऐसे कई मंसूबे इनके नाकामयाब रहे हैं। और अब जो पीएफआई के जो नए खुलासे हुए और जिस तरीके से इनके जो मिशन 2047 या डायरेक्ट जिहाद का जो मिशन था वो भी फेल होगा, और इसके लिए हम लोग हमेशा से, हमारी सरकार केंद्र में या बिहार में इसके लिए तत्पर रहेगी। जी रजनीश, अब चूंकि कहा यह जा रहा है और जो डिटेल्स मिली हैं पुलिस को वो ये कि बाकायदा वो नुपुर शर्मा के घर की रेकी कर चुके थे और उनके ठिकानों की लगातार जानकारी थी, बीजेपी के नेता टारगेट पर थे। तो इससे संबंधित और क्या जानकारी पुलिस बता रही है कि क्या ये करना चाहते थे, मंशा क्या थी? देखिए, हमारे पास एक आईबी की रिपोर्ट है, उसको हम पब्लिकली तो नहीं शो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको अलर्ट पे रहना है नेताओं को लेकर। और ये लोग कहा करते थे कि ब्राह्मण सरकार है, जो देश में युवा मुसलमान हैं उनके खिलाफ ये लोग काम करते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को बख्शना नहीं है। इस तरह की बातें ये लोग आपस में सर्कुलेट किया करते थे। ये भी जानकारी हमारे पास आई है कि ऐसे ये इस तरह की तमाम बातें सर्कुलेट करके और जो यूथ है उनको बरगलाने की कोशिश हो रही थी, उन्हें गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश हो रही थी। मैं आपको रोक रही हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पीएफआई पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कतर की राजधानी दोहा में पीएफआई का हेडक्वार्टर है। दोहा हेडक्वार्टर से पीएफआई के हर ब्रांच पर नजर रखी जाती थी, निर्देश दिए जाते थे। दोहा के हेडक्वार्टर से अलग अलग निर्देश दिए जाते थे। आपको बता दें कि दोहा से रास लाफेल यूनिट निगरानी करता था और ये यूनिट जो है वो भारत का कनेक्शन इस यूनिट से सामने आया है। हमारे साथ लगातार रजनीश बने हुए। रजनीश, दोहा के अंदर, दोहा से ही ये पूरा कनेक्शन था पीएफआई का, हेडक्वार्टर से ही क्या निर्देश इन लोगों को भी आते थे? देखिए ज्योति, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं, एक केरल के टेलीकॉम इंजीनियर है और एक व्यक्ति है हैदराबाद का। ये दोनों इस ग्रुप को हेड करता था और ये पैन इंडिया ग्रुप था, इसमें 12 लोग हैं। और ये लोग जो हैं दोहा से बैठकर मॉनिटर करते थे पीएफआई की वर्किंग, पीएफआई के ग्राउंड पर किस तरीके से वर्किंग हो रही है, कैसे इनका फैलाव हो रहा है, कहाँ कहाँ ये लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को कैसे ट्रेन करना है, कैसे टैलेंट सर्च के नाम पर अलग अलग तरीके से युवाओं को सेग्रीगेट करना है, फिजिकल एजुकेशन के नाम पर बच्चों का टेस्ट लेना है, और उसके बाद जो लोग बच्चे जिनमें ताकत ज़्यादा है शारीरिक रूप से, उन्हें आर्म्स की ट्रेनिंग देनी है। जो अच्छे ओरेटर्स हैं उन्हें रेडिकलाइज करके उनको रेडिकल ट्रेनिंग देनी है, और जो लोग बहुत अच्छे शार्प माइंड के हैं उन्हें साइबर क्राइम में लगाना है, यानी किस तरीके से बातों को प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, कैसे लड़कों को जोड़ा जाए, इसके लिए काम कर रहे थे। और ये जो इनका रास लाफेल नाम का जो यूनिट है, ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल अभी तक नोन यूनिट पता चला है। और ये बातें जो सामने आई है इसमें 12 लोग, ज़्यादा लोग इसमें नहीं हैं, लेकिन जो भी लोग हैं वो टॉप कमांडर हैं। और इनका ये काम था कि पूरे देश में जहाँ जहाँ
पीएफआई के संगठन और इनके अलग अलग विंग है, इन पर नजर रखी जाए। ठीक है, बिल्कुल ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है कि दोहा से ही इस पूरे पीएफआई के मॉड्यूल को सारी निर्देश दिए जाते थे, वहीं से ही बाकायदा बताया जाता था कि आगे क्या करना है। बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ में पीएफआई के कथित टेरर मॉड्यूल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इन्हीं खुलासों की कड़ी में न्यूज नेशन ने ढूंढ निकाला है अरमान और अतर का बॉर्डर कनेक्शन भी। और आइए आपको न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन में हमने पहले ही आपको बताया था कि अतर और अरमान बिहार के सीमांचल में अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते थे, लेकिन सीमांचल में कैंप और बेस बनाने का मकसद जो था वो बिहार में गतिविधियों को अंजाम देना नहीं था, बल्कि सीमांचल को उन्होंने एक ऐसा अड्डा बनाने की ठानी थी जिसके जरिए जब चाहे जिस तरह चाहे इनके गुर्गे बॉर्डर पार करके फरार हो सके। पीएफआई को बैन करना चाहिए और मैं समझता हूं इसमें कार्रवाई चल रही होगी और ये बैन। पटना के फुलवारी शरीफ से जिस कथित पीएफआई मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया, उसकी जांच में हर बढ़ते दिन के साथ नई साजिशों का खुलासा हो रहा है और ऐसे ही एक पर्दाफाश को कहा जा रहा है पीएफआई मॉड्यूल का बॉर्डर प्लान। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल केस की बारीकी से कवरेज कर रहे न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा को इस बॉर्डर प्लान से जुड़ी कुछ सनसनीखेज जानकारियां हासिल हुई हैं। इन जानकारियों के मुताबिक अतहर और अरमान ने अपना पूरा नेटवर्क बिहार के सीमांचल में खड़ा करने का प्लान बनाया था और इसके लिए उन्होंने बॉर्डर के जिले पूर्णिया को हेडक्वार्टर बनाने की ठानी थी। पूर्णिया में इस कथित हेडक्वार्टर के लिए 40,000 रुपए प्रति महीने के किराए पर एक इमारत भी ली गई थी। मिथिलांचल के मधुबनी और दरभंगा के अलावा सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी के अलावा पटना और मुजफ्फरपुर, इन जिलों में ये लोग काफ़ी सक्रिय थे। जो मीटिंग हुआ करती थी वो पटना और मुजफ्फरपुर में ज़्यादातर मीटिंग हुआ करती थी। कारण सीमांचल को हेडक्वार्टर बनाने का इनका ये बनता जा रहा था ताकि एक अगर पुलिस की दबिश बढ़े तो ये नेपाल और बांग्लादेश आराम से भाग सके। पूर्णिया को हेडक्वार्टर बनाने के लिए क्यों चुना गया, इसकी वजह समझनी है तो इस नक्शे को देखिए। नेपाल और पूर्णिया के बीच 317 किलोमीटर का फासला है, जिसे अलग अलग रोड रूट्स के जरिए पूरा किया जा सकता है। इसी तरह पूर्णिया और बांग्लादेश के बीच फासला सिर्फ 319 किलोमीटर है। यानी अगर ये मॉड्यूल किसी वारदात को अंजाम देता तो नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए आतंकी फरार हो सकते थे। ये पुलिस और एनआईए की जांच शुरू हुई है तो पता चला है कि इस जगह में और पूरे बिहार के कई प्लेसों में 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि पूर्णिया में इसका हेड ऑफिस बनाई गई है, जो कि बंगाल का वेस्ट दिनाजपुर और मालदा से वहां पे तरह तरह से और बांग्लादेश, यमन, पाकिस्तान के द्वारा हैंडलरों का यहाँ निर्देश मिल रहे थे। न्यूज नेशन को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भले ही पूर्णिया को हेडक्वार्टर बनाया गया था, लेकिन इस मॉड्यूल की अधिकतर मीटिंग पटना और मुजफ्फरपुर में होती थी। मुमकिन है कि अतहर और अरमान पूर्णिया से अपनी गतिविधियों को दूर रखना चाहते हों ताकि शक की सुई उनके हेडक्वार्टर तक न पहुंचे। अतहर और अरमान ने बिहार के अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग कैंप भी खड़े किए थे। न्यूज नेशन को मिले इनपुट के मुताबिक पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण और अररिया में पीएफआई के इस मॉड्यूल ने अपने ट्रेनिंग कैंप बनाए थे और इन्हीं कैंप्स में तकरीबन 15,000 युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा की इन्वेस्टिगेशन में इस मॉड्यूल के इरादों से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा है सिमी को रीएक्टिवेट करने की कोशिश। बिहार के सीमांचल को एक वक्त में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी करतूतों का एपिसेंटर बना लिया था। सिर्फ सिमी ही नहीं बल्कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी भी इन इलाकों से ऑपरेट करते थे। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक सिमी के बैन होने के बाद उसका काजल इंडियन मुजाहिदीन में शामिल हो गया था,